जाता है। ठीक है जी। चलो अब इसके बाद अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आप देखो कुछ हमने कॉमन एडवांटेजेस और कुछ कॉमन चैलेंजेस लिखे हैं। ठीक है, अब हम इसको एक सिंपल तरीके से रैप अप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विल नॉट रन आउट। सबसे पहला कॉमन बेनिफिट क्या होता है? अब मैं कॉमन बेनिफिट के अंदर किस किस की बात कर रहा हूँ? मैं सोलर की बात कर रहा हूँ, मैं विंड की बात कर रहा हूँ, मैं एचईपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। सो बेटा, द कॉमन बेनिफिट इज दैट इट विल नॉट रन आउट। क्या मतलब है? ये खत्म नहीं होती। नो मैटर हम इसको कितनी दफा यूज कर लें, ये खत्म नहीं होंगी। विंड्स खत्म नहीं होती, सनलाइट खत्म नहीं होती। राइट? ठीक हो गया बेटा। नंबर टू क्या है बेटा? आफ्टर द इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट, द ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर रिलेटिवली लो। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर क्या करना पड़ता है? पैसे लगाने पड़ते हैं। सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन पे पैसे लगते हैं, बाकी इसकी रनिंग कॉस्ट तो बेटा कुछ भी नहीं होती, है ना। वी डू नॉट नीड टू पे फॉर द विंड्स, वी डू नॉट नीड टू पे फॉर द सोलर, ना ही हमें बेटा वाटर रिवर के लिए पे करना है। ठीक हो गया जी। तो क्या होता है कि सिर्फ हमें इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉस्ट लगानी होती है, बाकी इसकी जो रनिंग कॉस्ट है तो बेटा बिल्कुल वो फ्री होती है। इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इट इज पॉल्यूशन फ्री। अब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एचईपी, इसमें आपके कहीं पे भी बेटा आपका क्लाइमेट इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही बेटा। राइट? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके पास यही आ जाता है। तो ये तीन ऐसे कॉमन बेनिफिट्स हैं, यू कैन राइट फॉर एवरी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तीनों के लिए तो लिख सकते हो ये कॉमन बेनिफिट्स बेटा। इसके बाद अगर हम कॉमन चैलेंजेस की बात करें, सो व्हाट वी आर हैविंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल, एक तरफ आप थर्मल पावर स्टेशन रखो, दूसरी तरफ आप एचईपी रखो। एचईपी के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड डैम्स। डैम्स बेटा बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो आपके पास जब तक गवर्नमेंट फंड्स नहीं होंगे प्रॉपर, तो बेटा हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द डैम? इज इट क्लियर? तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा अगर आप देखो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वेरीज एवरी टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? कि बेटा ये क्लाइमेट की वजह से वेरी कर सकती हैं, ये क्लाइमेट की वजह से चैलेंजेस फेस कर सकती हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द विंड्स, तो विंड्स बेटा हमेशा सेम तो नहीं होंगी, वेरी करेंगी, कभी बहुत इंटेंस, कभी बहुत ज्यादा लो। देन कम टू द एचईपी बेटा। एचईपी आपका समर्स में तो काम कर सकता है इतना अच्छा, लेकिन व्हाट अबाउट द विंटर्स, व्हेन द रिवर फ्रीज इन द नॉर्दर्न एरिया? जब आपका रिवर फ्रीज होता है नॉर्दर्न एरिया में, तो फिर आपकी एचईपी डेफिनेटली अफेक्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा सिल्टेशन की वजह से फ्लक्चुएशन आ सकती है एचईपी के अंदर। राइट? तो ये चीजें जो है वो बेटा हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं कॉमन चैलेंजेस के तौर पे। अच्छा, अब हमने कॉमन चैलेंजेस तो लिख लिए थे, अब हम स्पेसिफिक चैलेंजेस की भी बात करते हैं। जैसे कि एचईपी के अंदर, रिवर फ्रीज ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न एरिया, सो डिफिकल्ट टू जनरेट हाइड्रो पावर। राइट? इसके बाद सोलर पावर की बात करेंगे। लॉन्ग मॉनसून स्पेल्स कैन अफेक्ट पावर जनरेशन थ्रू द सोलर पैनल। अब सोलर पैनल एक बहुत ही क्लीनेस्ट वे ऑफ पावर जनरेशन है बेटा। राइट? लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग, कौन से कौन से डेज की बात करेंगे हम बेटा? क्लाउडी डेज। व्हाट अबाउट द लॉन्ग ओवरकास्ट डेज, क्लाउडी डेज, मॉनसून रेनफॉल, उसके अंदर आपका सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी इफेक्ट होगी बेटा। राइट? इसके अलावा देख लो, wind energy is inconsistent as it requires sufficient wind speed to operate efficiently. अब विंड भी आपकी वेरी करती रहेगी, कभी बहुत तेज साइक्लोन आ रहा है, थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं बेटा, तो फिर तो बहुत ही तेज है। लेकिन जब आपके पास विंड कम होगी, तो फिर आपकी विंड मिल भी काफी, विंड पावर भी जो है काफी बहुत लो होगी, उससे पावर जनरेशन में फ्लक्चुएशन आ सकती है। इज इट क्लियर बेटा? चलो, यहां तक हो गया डन बेटा। कमिंग टू द एचईपी, हाउ एनर्जी प्रोड्यूस इन एचईपी। अब यहां पर हमारे पास एक डायग्राम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब आपके सामने एक डैम बना हुआ है बेटा। डैम के जो बैक वाला एरिया होता है वेयर वाटर इज स्टोर्ड, वो क्या कहलाता है? रिजर्वायर।
क्या कहलाता है बेटा? रिजर्वायर, डैम रिजर्वायर। द रिजर्वायर इज अ पार्ट ऑफ अ डैम वेयर वाटर इज स्टोर्ड। यहाँ पर आपका वाटर फिल्ड होता है एंड दिस इज द इनटेक एरिया, जहां से आपका ये वाटर एंटर करता है बेटा डैम के अंदर, ठीक है। अब जरा देखो, द टर्बाइन इज हियर, व्हेन द वाटर एंटर इन द इनटेक एरिया इट हिट द ब्लेड ऑफ टर्बाइन और टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग। और जैसे ही टरबाइन रोटेट करता है बेटा, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड जनरेटिंग इन द जनरेटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर बेटा वही सिंपल फॉर्म फिनोमेना ये ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वो कंजम्पशन एरियाज तक जाती है, जहां पर वो यूज हो रही होती है बेटा, घर वगैरह बने हुए, ठीक है, वहां पर ये यूज हो रही होती है। सिंपल सा मेथड है। सिर्फ हमने क्या किया, ये जो टरबाइन वाला सिस्टम था, इससे पहले सिर्फ हमने वाटर को ऐड कर दिया। वरना हम थर्मल पावर स्टेशन में क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? कोल बर्न करते थे, स्टीम जनरेट होती थी, स्टीम हिट करती थी टरबाइन को। बट हमने काम वही किया है, सिर्फ स्टीम को रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट वाटर के साथ। डायरेक्ट वाटर हिट करता है ब्लेड्स को टरबाइन के एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग, राइट। तो अब इसके बाद देखो, वाई एच पी इज आइडियल इन द नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया में एच इतनी आइडियल क्यों है? हमें वहां पर पावर जनरेट करने के लिए, पावर सप्लाई करने के लिए एच को इतना क्यों आइडियल हम कंसिडर करते हैं? देखो बेटा, पहली बात कि जो एच के लिए रिक्वायरमेंट्स है हमारी कंस्ट्रक्शन की, वो हमारी नॉर्दर्न एरिया में अवेलेबल है। जैसे फॉर एच वी हैव टू जनरेट द वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द डैम्स, ठीक है। डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेन एरिया तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेटा वैलीज, एंड वैलीज आर अवेलेबल इन द नॉर्दर्न एरिया, राइट। इसके अलावा बेटा वी रिक्वायर द इंटेंस प्रेशर ऑफ रिवर्स, ठीक है, और वो कहाँ अवेलेबल है? नॉर्दर्न एरिया के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ना बेटा, दीज ऑल थिंग्स मेक नॉर्दर्न एरिया एन आइडियल फॉर द HEP। ठीक हो गया। वॉट चैलेंजेस माइट फेस ड्यूरिंग द HEP? बेटा ये तो अभी हमने देखा, सेम चीज रिपीट हो गई। जो हमने कॉमन चैलेंजेस के बाद स्पेसिफिक चैलेंजेस में HEP को पढ़ा था, तो वही चीज मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता दी। जैसे कि एक्सट्रीम विंटर्स में मैंने कहा कि रिवर हमारा फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लो डिस्टर्ब होगा। फिर समर्स में मैंने बताया कि बेटा ड्यू टू एवेपोरेशन द वाटर फ्रॉम द डैम्स विल बी एवेपोरेटेड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? हमारा वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और फिर हमारे पास HEP में प्रॉब्लम होगी काफी ज्यादा। सिल्टेशन कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। अब सिल्टेशन क्या है? याद है बेटा कि इन द वाटर चैप्टर व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? हमारी जो सिल्ट है वो एक्सपोज हो जाएगी, और जब हमारी सिल्ट एक्सपोज हो जाएगी बेटा, तो इरोजन स्टार्ट होगी। इरोजन की वजह से द सिल्ट विल स्टक इन द डैम रिजर्वायर, कैनाल्स, पेरिनियल कैनाल्स, ठीक है, इन सब जगह पे स्टक हो जाएगी। अब देखो, जब वो सिल्ट हमारी वाटर के साथ मिक्स होती है, व्हेन इट गोज इन द टरबाइन, तो इट स्टक इन द टरबाइन, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन खराब हो सकता है। देन बेटा, लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो अनदर बिग प्रॉब्लम बेटा। अगर रेनफॉल ही नहीं हो रही है, तो रिवर कहाँ से रिचार्ज होगा? और जब रिवर रिचार्ज नहीं होगा बेटा, तो भाई हमारा डैम किस तरह से काम करेगा? ठीक है भाई, बहुत ही सिंपलेस्ट चीज है। ये वैसे पास पेपर में आ चुका था क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बेटा वर्किंग ऑफ विंड पावर की और सोलर पावर की, कि ये काम कैसे करते हैं बेटा। अभी तो हमने HEP के बारे में पढ़ लिया था कि HEP कैसे काम करता है, वो तो हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया था। देखो विंडमिल्स कैसे काम करती हैं बेटा, सिंपल फिनोमेना है। अब की बार जो टरबाइन मूव करेगा, वो ना तो कोल के बर्न होने से मूव करेगा, ना ही वाटर से मूव करेगा। नाउ द टर्बाइन इज मूविंग बिकॉज ऑफ विंड। तो जैसे ही बेटा हमारी विंड जो है वो हिट करती हैं टरबाइन ब्लेड्स को बेटा, उसको, हमारे रोटर ब्लेड्स को, तो वो मूव करते हैं बेटा, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन भी मूव करता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड जनरेटिंग। और फिर वही ट्रांसफॉर्मर वाला काम बेटा, ठीक है, डन हो गया। सिंपल है बेटा। अब सोलर पावर का क्या गेम है? हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ सोलर पावर। अब आपने देखा होगा बेटा कि हमारी बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स लगी होती हैं। तो व्हेन द सन रेज हिट द सोलर प्लेट्स,
अब उन सोलर पैनल्स कह लो, सोलर प्लेट्स कह लो, वो किससे बनी होती हैं बेटा? वो जो मटेरियल यूज हुआ होता है उसको हम कहते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, पैनल्स होते हैं सोलर के, जो कि क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमारी सनलाइट उनके ऊपर गिरती है बेटा, पड़ती है, तो उससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो पैनल्स होते हैं, द पैनल्स चेंज द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और वही मेन काम है बेटा, वो पैनल्स ही क्या कर रहे होते हैं, हमारी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? वो होती है हमारी डीसी। डीसी का मतलब होता है हमारा डायरेक्ट करंट, राइट? जो कि हमारे घरों में ज्यादातर यूज नहीं होगा। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करते हैं। जो डीसी प्रोड्यूस हो रही है, अब हम उसको एसी में चेंज करेंगे। व्हाट इज डीसी, व्हाट इज एसी? डीसी इज बेटा डायरेक्ट करंट एंड एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें लगवाना पड़ता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, जो डीसी करंट है बेटा, उसको एसी में चेंज कर देता है, राइट? और एसी हमारे घरों में यूज होता है। तो ये सारा काम हो रहा होता है बेटा हमारी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होते वक्त, राइट? सिलिकॉन से बने हुए हमारे पैनल्स होते हैं। दोबारा से सुनो, जो हमने पैनल्स यूज किए हैं, दे आर मेड विद द स्पेशल मटेरियल लाइक सिलिकॉन। और जैसे ही सनरेज उन पे स्ट्राइक करती हैं बेटा, तो वो हमारी सनरेज को क्या करते हैं, उससे एनर्जी कैप्चर करते हैं और डीसी डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट, जो कि डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। हमारे घरों में डीसी यूज नहीं होता है, एसी यूज होता है। अब उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा इन्वर्टर। ठीक है। तो ये है सारे का सारा छोटा सा सिंपल सा फिनोमेना ऑफ द सोलर पावर, राइट? इसके बाद बेटा हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सिंपल सी बात है बेटा, कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में होता ये है कि रूरल एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस कराना। रूरल एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस कराना, राइट? ताकि क्या हो सके, वहां पर भी डेवलपमेंट हो सके। इज इट क्लियर? तो अब जरा देखो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस वी कैन टॉक अबाउट द अपग्रेडेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यू नो दैट बेटा कि जब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस होगा तो हम एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वी कैन यूज द ट्यूब वेल्स। if we are using the tube wells, we can connect it in the power supply। ठीक है। और हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ट्यूबवेल। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वाई वी आर is only stuck with the ट्यूबवेल। इसके अलावा भी तो देखो, अगर मैं लाइव स्टॉक की बात करूं, ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अगर मैं लाइव स्टॉक की बात करता हूं, तो उसमें आपको पता है कि जब हम मिल्क कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बफेलोज, तो फार्मर्स ये भी तो चैलेंज फेस करते हैं ना बेटा, कि उनके पास कोई प्रॉपर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से बेटा डेयरी प्रोडक्ट हमारी खराब हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर बिग प्रॉब्लम। तो अगर हमारे पास वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, सो फार्मर्स कैन हैव द प्रॉपर चिलर्स बेटा। चिलर्स यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चिलर्स की वजह से क्या होगा बेटा, उनकी डेयरी प्रोडक्ट खराब नहीं होगी, राइट? उनके पेरिशेबल आइटम्स खराब नहीं होंगे। अच्छा अगेन, अब हम रूरल, जब भी हम रूरल एरिया की बात करते हैं, तो वाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर? इसके अलावा भी तो चीजें, वहां फिशिंग भी तो हो रही है बेटा, है ना? तो अब जो फिशेस हैं, उनको अगर कैच करेंगे बेटा रूरल एरियाज के अंदर, तो तब भी तो हमें रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी की जरूरत है। पहली चीज तो आ गई समझ में, राइट? नंबर टू बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जरूरी नहीं है कि बेटा वहां पर रहने वाले लोग सिर्फ एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग करें। दे हैव टू वर्क, दे ऑल्सो वर्क इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या कॉटेज इंडस्ट्री, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह लो। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम बात कर सकते हैं स्टिचिंग की, एम्ब्रॉयडरी की बेटा, राइट? तो होता यह है कि इफ वी आर हैविंग द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन द रूरल एरिया, देयर विल बी मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका क्या फायदा होगा, कि दिन में फार्मर्स जो हैं वो फार्म्स पे काम किया करेंगे, और रात को जो है वो उनके घर की जो वेमेन्स होंगी बेटा, वो सिलाई कढ़ाई का भी काम कर सकती हैं। डे टाइम में भी सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, उससे भी अर्न कर सकती हैं। ठीक है, उनके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जीडीपी में और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो लोग। देन बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल ऑल्सो इंक्रीज।
कैसे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये नहीं होता बेटा कि कल तक वो एक हट में रह रहा था और अगले दिन उसने बंगला बना लिया। उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है, अपग्रेडेशन आती है, मॉडिफिकेशन आती है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है डेफिनेटली ना। तो अब बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस द पीपल विल हैव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, ये सब कुछ उनके पास होगा बेटा, राइट? एक और चीज हम ये देख सकते हैं कि पीपल कैन हैव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया। अब जिसकी वजह से बेटा वो सोशल मीडिया के थ्रू भी अर्निंग अपनी बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट? ये भी तो उनको फायदा मिल जाएगा बेटा। जैसे फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे कमा सकते हैं बेटा वो? आपने देखा होगा कि देयर आर मैनी चैनल्स जो कि रूरल एरियाज में बने हुए हैं, और उनसे लोगों ने बहुत करोड़ों रुपए बनाए बेटा फ्रीलांसिंग करके। मैं उस तरह के कंटेंट की बात नहीं कर रहा कि वो जो अजीब से कंटेंट होते हैं, मैं प्रॉपर कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे व्लॉगिंग है, या फिर व्लॉगिंग किसी टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरिया की है, या फिर फूड व्लॉगिंग है, तो उससे भी लोगों ने काफी पैसे बनाए बेटा। तो ये इंपॉर्टेंस है बेटा हमारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, राइट? इज इट क्लियर बेटा? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो डन हो गया। इसके बाद देखो, हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द रूरल एरियाज। कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, किस हद तक पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं रूरल एरियाज में? तो पॉसिबिलिटी में हमने कहा कि पॉसिबल टू इंक्रीज पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज इफ नेशनल ग्रिड विल बी एक्सटेंडेड। नेशनल ग्रिड क्या होती है? मेन पावर सप्लाई। जो कंट्री की मेन पावर सप्लाई है नेशनल ग्रिड, अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें बेटा रूरल एरियाज तक, या ऐसे एरियाज तक कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट? नंबर टू बेटा, इफ देयर विल बी गुड पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखो हमने एरिया वाइज डिसाइड करना है कि उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें बेटा, तो वहां पर हमारे पास एचईपी ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरियाज जो कि साउदर्न पंजाब में है, नॉर्दर्न सिंध में है, तो इन एरियाज में हमारे पास सबसे ज्यादा आइडियल सोलर पावर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग सनी डेज होते हैं बेटा, और हमारे पास हाई एंगल ऑफ सन होता है, राइट? तो ये आइडियल हमारे पास एरियाज हो गए। इसके अलावा अगर हम द प्लेन्स ऑफ पंजाब की बात करें, सेंट्रल पंजाब की बात करें, तो वहां पर हम विंड मिल्स का यूज कर सकते हैं। सो डिपेंड ऑन द एरिया और वहां का पोटेंशियल, राइट? फिर हम स्मॉल पावर प्लांट्स भी लगा सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े लेवल पे लगाएं, ठीक है? हम ये कर सकते हैं कि स्मॉल, छोटे छोटे गांव के अंदर जो है, दो तीन गांव को मिला के एक पावर स्टेशन लगा दें। जैसे कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, अगर आप इस तरह की बात करो ना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किए हैं, तो आप कायदे आजम सोलर पार्क की एग्जांपल दे सकते हो कि कायदे आजम सोलर पार्क जो है वो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कि जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया बेटा, राइट? चलो, अब चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बेटा फाइनेंस, विच इज अ बिग प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट विच इज अ बिग प्रॉब्लम बेटा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फिर साथ ही साथ आप देखो ना एक और चीज के, अब गांव के एरियाज के अंदर आपके पास ज्यादातर एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं है, तो आपके पास स्किल लेबर्स, ठीक है, और मेंटेनेंस करने वाले लोगों की क्वांटिटी भी कम है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी लगाते हैं, तो अगेन द चैलेंजेस वी फेस जो कि अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी से रिसोर्सेज से रिलेट पढ़े थे। लाइक फॉर एग्जांपल, कि अगर किसी जगह सोलर पावर हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, व्हाट इफ बेटा कि वहां मॉनसून रेनफॉल्स हो रही हैं, लॉन्ग स्पेल्स हैं, ओवर कॉस्ट कंडीशंस हैं, क्लाउडी वेदर है, तो वहां तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तो आएंगे ना बेटा, डेफिनेटली। ट्राइबल ऑपोजिशन में ये भी होता है बेटा कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं वो कोई भी डेवलपमेंट एज सच होने नहीं देते, या उसको ओपोज करते हैं, या फिर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वहां पर काम करते हुए, ठीक है? तो हर एरिया में तो मॉडर्नाइजेशन ये नहीं होगी ना कि हम कहेंगे कि भाई वो उसको वेलकम कर रहे हैं। अक्सर एरियाज में इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है बेटा।
क्योंकि लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इंटरनेट एक्सेस होगा, फिर हमारा लोकल कल्चर जो है वो हार्म हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। देन रगेड एंड एलिवेटेड कंडीशन। अब देखो बेटा, नॉर्दर्न साइड पे या विलेज एरियाज पे कंस्ट्रक्शन इतनी इजी भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज हैं, आपकी मशीनरी नहीं जा सकती, रगेड कंडीशंस हैं, वहाँ के वर्कर को बहुत डिफिकल्टी होती है काम करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज लैक ऑफ स्किल लेबर। अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि अगर हमें पंजाब के किसी इंटीरियर एरिया के अंदर कोई ना कोई इंस्टॉलेशन करनी है तो हम कराची से या लाहौर से बंदा लेके जाएं, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना, बहुत लंबी ट्रैवलिंग होगी। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जिस जगह पर कोई चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइक इंडस्ट्री लगा रहे हैं या पावर सेक्टर लगा रहे हैं, तो वहाँ के नेटिव लोग जो हैं वो इसके अंदर एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉयमेंट उनको दी जाए, ठीक है, ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। तो अगर हमारे पास उस एरिया में स्किल्ड वर्कर्स लेबर्स नहीं है बेटा, तो ये तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है ना। फिर हम कहाँ से लेके आएंगे, हम रोजाना की बेसिस पे भाई लाहौर या कराची से तो बंदा नहीं भेज सकते ना, क्या कहते हो? तो दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज लोड शेडिंग। अब ये लोड शेडिंग क्या होती है बेटा? दीज आर द प्लान पावर कट्स, ठीक है। प्लान पावर कट्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास देखो रिसोर्सेस कम है और हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ी है बहुत तेजी से, तो उस वक्त हम क्या करते हैं बेटा कि कुछ एरियाज की इलेक्ट्रिसिटी को कट करके, स्टॉप करके दूसरे एरिया को प्रोवाइड करते हैं ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो ये प्लान्ड पावर कट्स होते हैं और ये उसी वक्त होते हैं कि जब हमारी कंजम्पशन हमारी प्रोडक्शन से ज्यादा हो। तो दिस इज द लोड शेडिंग। अब हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा? जब मैंने आपको कहा था कि पावर सेक्टर कैन कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री वाला चैप्टर, तो वो ऐसे ही आ सकता है कि भाई हमारी पावर शॉर्टेज की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज क्या चैलेंज फेस कर सकती हैं, या फिर पावर क्राइसिस हमारी जीडीपी के ऊपर क्या एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है जी, डन हो गया बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद देखो एक